हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। मैं हूं सुजीत सर और आज आप लोगों के लिए आपकी मनपसंद वीडियो लेकर के आया हूं। नाम है फ्रेज। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर फ्रेज पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आज मैं उन्हीं सारे बच्चों के लिए जिनको फ्रेज में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे इंग्लिश का कौन सा टॉपिक, फ्रेज। तो चलिए हम फ्रेज समझते हैं कि फ्रेज क्या है। फ्रेज हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्यांश। तो जो फ्रेज आपको इतना हार्ड लगता है, इतना डिफिकल्ट लगता है, वो सच बताएं तो एकदम हलवा है। बस आज आप वीडियो मन से 5-10 मिनट की जो भी वीडियो होगी, मन से बैठ करके एकांत समय में अगर आप देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि आपको फ्रेज एकदम हलवा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेज क्या है, फ्रेज क्या है। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में कई सारे पार्ट होते हैं। सेंटेंस मीन्स होता है कि एक ऐसा सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, इसी सेंटेंस के अंदर ही सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा अपने आप में कुछ अर्थ व्यक्त करता है। कंप्लीट अर्थ तो नहीं व्यक्त करता, लेकिन कुछ अर्थ निकलता है, उसका समझने लायक अर्थ निकल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा, फिर से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। फ्रेज क्या है, फ्रेज एक सेंटेंस का एक पार्ट है। कोई भी सेंटेंस लिखा होता है, उस सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है, जिसका एक अर्थ निकलता है। लेकिन उस पार्ट में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे कोई सेंटेंस लिखा होता है, उसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा कार्य हो रहा है, उस कार्य को करने वाला सेंटेंस में जिसके बारे में, यानी उस सेंटेंस का नायक कौन है, हीरो कौन है, जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे हमने कहा था, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते के बारे में, कि कुत्ता कैसा है, एक वफादार जानवर है। तो कुत्ता क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। जैसे कहते हैं, आई एम जंपिंग ऑन द बेड। आई एम जंपिंग ऑन द बेड, क्या हो रहा है, काम कौन सा हो रहा है सेंटेंस में, जंप करने का। आई एम जंपिंग, मैं कूद रहा हूं, मैं कूद रहा हूं। तो कौन सा काम कर रहा हूं, कूद रहा हूं। ये कूदने वाला काम कौन कर रहा है, मैं मीन्स आई एम जंपिंग ऑन द बेड। तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और जंपिंग क्या हो गया, यही तो काम हो रहा था जंपिंग करने वाला, जंपिंग हो गया वर्ब, जंपिंग हो गया वर्ब। तो सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं आएंगे, जब दोनों नहीं आएंगे तो सेंटेंस का कोई एक छोटा सा हिस्सा होगा, एक वाक्य का छोटा सा अंश होगा, उसे ही कहते हैं फ्रेज। इसीलिए फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वाक्य का अंश। सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं वाक्य, कोई वाक्य का एक छोटा सा उसका हिस्सा। ठीक है, तो पहले इसके हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। फ्रेज क्या है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज अकेला शब्द नहीं होता, कई सारे शब्द होते हैं। तो फ्रेज क्या है, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
that makes some sense. A phrase is a group of words that makes a some sense, जिसका कुछ न कुछ अर्थ होता है, बट डज नॉट कंटेन, लेकिन अपने साथ नहीं रखता है। किसको? सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। सब्जेक्ट और वर्ब को अपने एक साथ नहीं रखता है। ठीक है, बस इन्हीं शब्दों को हम लिख लेते हैं। फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज अ, फ्रेज क्या है? अ फ्रेज इज अ group of words. A phrase is a group of words that give some sense. That give some sense, but does not contain subject and a verb together. चलिए फिर समझते हैं। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप है, एक समूह है। दैट गिव्स सम सेंस, दैट गिव्स, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, बट डज नॉट कंटेन, लेकिन ये अपने साथ क्या नहीं रखता है? सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर। यानी इस सेंटेंस से, ये जो वाक्य का छोटा सा टुकड़ा है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि आपको फिर कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। सब्जेक्ट मीन्स उस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है, आई एम जंपिंग ऑन द बेड, ये हो गया सब्जेक्ट। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। कौन लिख रहा है? मोहन। किसके बारे में बात हो रही है? मोहन की, सब्जेक्ट हो गया। कार्य क्या कर रहा है? लिख रहा है, राइट। मोहन इज राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो गया? वर्ब हो गई। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट और कार्य जो उस सेंटेंस में काम हो रहा है, उसी काम को बोलते हैं वर्ब, और उस काम को करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट। समझ में आ गया? ध्यान रहे कि जो सेंटेंस का हिस्सा हम निकालेंगे, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, काम को करने वाला और काम, दोनों उसके हिस्से नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, जैसे एक छोटा सा हिस्सा लेता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे कह दें पीस ऑफ केक, पीस ऑफ, एग्जाम्पल में लिख लेंगे इसको, एग्जाम्पल है ये सब। पीस ऑफ केक, देखो पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? अब आपको लगेगा कि पीस ऑफ क्या है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है एक फ्रेज है। देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इसमें कितने वर्ड आए? ध्यान दीजिए, इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। इतना समझ में आ गया? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसका मतलब होता है बहुत आसान। पीस ऑफ केक में क्या था? बहुत आसान। देखो अर्थ निकल रहा है, बहुत आसान। पीस ऑफ केक में क्या था? बहुत आसान। लेकिन बहुत आसान ऐसा कहीं जाते चलते समय बोल नहीं सकते। बहुत आसान अर्थ है, पीस ऑफ केक में से बहुत आसान, कुछ ना कुछ अर्थ निकला, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा। कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा, इसका मतलब है किसी सेंटेंस का एक पार्ट था जो मैंने बाहर निकाल लिया। इसको कंप्लीटली समझना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं, जैसे पीस ऑफ केक, जैसे फ्रेज क्या लिखते हैं? अच्छा, पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत आसान, तो फ्रेज क्या है? बहुत आसान है। फ्रेज क्या है? मेरे लिए बहुत आसान है। तो कैसे लिख सकते हो? फ्रेज इज अ पीस ऑफ केक, फ्रेज इज अ
पीस ऑफ केक फॉर मी। अब आप क्या आप लोग ऐसे बोल सकते हो, फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फ्रेज मेरे लिए एकदम बहुत आसान काम है। फ्रेज क्या है? ये तो पीस ऑफ केक है। तो हमने ये सेंटेंस ऐसे पहले लिखा होगा, लेकिन इसी का ये मैंने पार्ट निकाल लिया। ये क्या है? फ्रेज। ये क्या है? ये पूरा सेंटेंस था, फ्रेज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है। दूसरा ले सकते हैं, हिटिंग सिक्स। कोई बच्चा था, बहुत बढ़िया मैच खेलता था, उसने कहा था हिटिंग सिक्स, छक्के मारना। हिटिंग सिक्स इज अ पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक फॉर मी। छक्के मारना मेरे लिए बहुत आसान है। हिटिंग सिक्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। छक्के मारना मेरे लिए क्या है? बहुत ही आसान है। किसी बच्चे पढ़ाकू बच्चा था, उसने कहा फ्रेज, अरे फ्रेज क्या? फ्रेज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। फ्रेज क्या है? बहुत आसान है फ्रेज। तो भैया पीस ऑफ केक का एक मतलब आप समझिए, पीस ऑफ केक मीन्स होता है बहुत आसान। इसको आप अलग भी बोल सकते हैं। किसी ने पूछा अरे क्या पीस ऑफ केक फॉर मी, ये तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है। तो पीस ऑफ केक का एक मतलब निकल गया। पीस ऑफ केक मीन्स क्या होता है? बहुत आसान। इनका एक सामूहिक अर्थ निकलता है, ध्यान रखिएगा। इनका अलग अलग अर्थ निकालो। पीस मतलब अगर टुकड़ा, आप मतलब का, केक मतलब केक का एक टुकड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। पीस ऑफ केक जब ग्रुप ऑफ को जोड़ते हैं तो इनका कोई एक अलग ही अर्थ निकलता है। पीस ऑफ केक मीन्स क्या होगा? बहुत आसान। क्या है? फ्रेज इज अ पीस ऑफ केक, हिटिंग सिक्स इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मेरे लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल और लिखते हैं, इसको इरेज कर दें। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरा लिखाऊं, दूसरा एग्जांपल देके आपको समझाऊं। ठीक है, दूसरा हो गया अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड, अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब होता है कि जो जुबान का पक्का आदमी हो, जो अपनी बात का पक्का हो। कोई बात कहता हो तो उस बात को पूरा करता हो, उसी क्या कहते हैं? जुबान का पक्का। उसी को इंग्लिश बोलते हैं अ मैन ऑफ वर्ड। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी बातों पर स्थिर रहता हो। उसने कुछ कहा है तो उसको याद है, हाँ मैं ये काम कहा था, मैं करूंगा। और कुछ लोग होते हैं, कुछ जवान करके आते हैं, ठीक है ठीक है, कल मैं आपको कॉपी दे दूंगा। फिर कहते हैं मैंने कब कहा था कॉपी देने के लिए? नहीं 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 दे पाऊंगा। कहते यार गजब इंसान हो यार, बात से मुकर गए अपने, पहले ऐसे जवान दिए थे। तो अ मैन ऑफ वर्ड्स क्या होता है? बातों का, बातों का पक्का आदमी, बातों का पक्का इंसान कहे, बातों का, यानी अब है कि अपनी बातों पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति, अपनी बातों पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति। अगर अ मैन ऑफ वर्ड, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जुबान का पक्का हो। इस सेंटेंस में आया रहा होगा वर्ड, जिस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? मोहन, मोहन इज अ मैन ऑफ वर्ड। मोहन इज अ मैन ऑफ वर्ड। इसमें क्या है? अ मैन ऑफ वर्ड, ये फ्रेज है। ये क्या है? फ्रेज है कि मोहन एक बातों का पक्का इंसान है। यानी वो जो बात करता है उसकी बातों में दम होती है, वो अपने वादों को पूरा करता है। वो जो कह दिया कह दिया, उस बातों पर स्थिर रहता है, उसकी बातें बदलती नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि फ्रेज क्या है। फ्रेज समझो कि फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स सम सेंस but does not contain a subject and a verb together। फ्रेज क्या है? कुछ वर्ड्स का ऐसा समूह है जो कुछ ना कुछ अर्थ
रखता है, लेकिन उस टुकड़े में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। दिख रहा है तो देखते हैं कुछ में। जैसे कह सकते हैं कोई वर्ब, नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन एक अलग सा है, नो पेन, कुछ लोग सोचते हैं नो पेन नो गेन। नो पेन नो गेन इसका मतलब होता है बिना मेहनत के, यानी बिना प्रयास के, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। अब इसको अपने सेंटेंस में चुन लो, नो पेन नो गेन। जैसे किसी अपने दोस्त को सलाह दे दो, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। आपको कठिन परिश्रम, यू शुड वर्क हार्ड बिकॉज, क्योंकि, यू शुड नो दैट, आपको पता होना चाहिए कि नो पेन नो गेन, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। बिस्तर पर बैठ करके ख्याली पुलाव पकाने से सफलता नहीं मिल जाती। काश मैं पास हो जाऊं, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ऐसे नहीं होता। आपको कोई भी कार्य करने के लिए, किसी भी कार्य में आपको सफल होने के लिए उस कार्य के हिसाब से, उस जो आपका टास्क निर्धारित है, उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको सफलता करनी पड़ेगी। आपका छोटा टास्क होगा, छोटी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा टास्क होगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चाहते हो मैं पुलिस बन जाऊं तो ठीक है, 2 घंटे 4 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हो बन जाओगे। आप चाहते हो आईएएस बन जाओ तो 2 घंटे से तो काम नहीं चलने वाला, फिर आपको अपना मेहनत को भी दोगुना करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, यानी बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। ये किसी सेंटेंस में आया रहा होगा बाबू, ऐसा नहीं था नो पेन नो गेन किसी ने बोल दिया, नो पेन नो गेन। जैसे ऐसे हम अपने मन सुना दें, एवरी स्टूडेंट remember, every student remember that, every student remember, सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए that कि no pain no gain, no pain no gain, कि नो पेन नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देते हैं एग्जाम्पल, चलो ऊपर लिख देते हैं एग्जाम्पल, यहां लिख देते हैं। चलो ठीक है, इसका नो पेन नो गेन वाला आलो ध्यान से। जैसे हम सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है। इसका फ्रेज होता है नो पेन नो गेन। सेंटेंस में कैसे इसका यूज हुआ रहा होगा, एवरी स्टूडेंट remember that no pain no gain। नो पेन, सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती। अगर आपको सफल होना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस वर्ड में क्या आया, नो पेन नो गेन। ये जो नो पेन नो गेन आया, ये क्या था, फ्रेज था। अब मैं ना वर्ड, अपने विचारों का, अपने वादों का, अपनी बातों का पक्का इंसान। अब मैं ना वर्ड बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, अर्ली वर्ड जस्ट द वार्म, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ऐसे नहीं बोल देते जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर कहीं किसी को तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इंसान के क्या है, ये पागल तरीके बोल रहा है। आप उसका किसी वाक्य में यूज हुआ रहा होगा। 2 बॉयज फाइट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये पेन मेरी है, उन्होंने कहा ये पेन मेरी है, ये पेन मेरी है, ये पेन मेरी है। तो उसने कहा किसके पास है, कहा मेरे बैग में है। तो कोई इंसान आया, कहा भाई मैटिज राइट, जिसकी लाठी भाई उसके बैग में है, तो तुम्हारी पेन कब निकाला, आपको पता चला, कहीं मुझे पता नहीं था कब निकाल, लेकिन इन्होंने निकाली, ये मेरी है।
तो पेन का कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है कि भाई पेपर दिखाओ आप। तो नॉर्मली समझौता ये होता है भाई, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास है उसी की होगी। भाई निकाला तो तुम्हें अपने सामान का ध्यान रखना चाहिए था ना, क्यों नहीं देखे? भाई एक जैसे पेन दो लोगों के पास बिल्कुल हो सकती है। तो माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका कब्जा जो मकान में रह रहा है पहले उसी का माना जाएगा। कोई बाहर से आया कह ये मकान मेरा है तो तुरंत उसको नहीं दे दिया जाएगा। पहले तो अगर विचार होगा, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक कहा जाएगा कि जो इस मकान में है वही रहे, बिकॉज माइट इज राइट, पहले अभी वही रह रहा है तो वही रहेगा। दूसरा नहीं कह सकता पहले इनको निकालो मैं रहूंगा। जब फैसला अगर आ गए इनके पक्ष में तो मैं इनको दे दूंगा, लेकिन पहले इनको निकालो मैं रहूंगा नहीं। कोर्ट भी कहेगी कि जो रह रहा है एज इट इज, जो पहले से रह रहा था वो पहले से रहेगा। फिर अगर आपको आपत्ति है कि ये मेरी है तो ठीक है, आप प्रूफ दिखाइए। अगर आप सफल होते हैं, आपकी बातें सही होती हैं, तो आप इस मकान को इनसे लेकर के आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अभी वो रह रहा है तो अभी वही रहेगा। क्यों? बिकॉज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी बहन, अभी वो यहीं पे है, उसका कब्जा है तो वही उसी का रहेगा। तो ठीक है, आई थिंक फ्रेज समझ में आ गया होगा। फ्रेज मतलब एक बार में सारांश फिर समझाता हूं। तो फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है? वाक्य का एक छोटा सा समूह होता है दैट गिव्स सम सेंस, जो कुछ ना कुछ अर्थ देता हो, बट डज नॉट कंटेन, लेकिन अपने साथ नहीं रखता है। क्या? सब्जेक्ट एंड अ वर्ब टुगेदर। सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ, उस जो छोटा सा टुकड़ा निकाल रहे हो सेंटेंस के पार्ट को, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो ये हो गया फ्रेज। उनका अगर कंप्लीट अर्थ लेना है तो उनको एक सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि वंस इन अ ब्लू मून, नहीं वंस इन अ ब्लू मून नहीं कहा था, क्या कहा था? वंस इन अ ब्लू मून होता है कभी कभार। जैसे अगर को वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, इस पे अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते तो वंस इन अ ब्लू मून। जैसे किसी ने कहा कि भाई दिल्ली जाते हो, दिल्ली जाते हो, दिल्ली घूमने जाते हो? हाँ, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभार, 2-4 साल में 10 साल में एक आध बार जाता हूँ, 2-3 साल में एक बार। गांव जाते हो घूमने? हाँ कभी कभार, बहुत जाता नहीं हूँ, कभी कभी कभार जाता हूँ, जैसे कभी कोई शादी वादी, कोई फंक्शन, कोई कार्यक्रम पड़ा तभी जाता हूँ। यस आई विजिट माई विलेज, यस आई विजिट माई विलेज वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून। अच्छा, जो फ्रेज निकालते हो, फ्रेज का अपने जो वर्ड्स होता है वो अपना ही वर्ड्स का अर्थ नहीं देता, ये कुछ दूसरा ही अर्थ देता है। ध्यान रखना का, जस्ट लाइक ईडीएम एंड फ्रेजेस, ईडीएम और फ्रेज एक साथ शब्द यूज किए जाते हैं। ठीक है, ईडीएम और फ्रेज। तो समझ गए होंगे कि फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स सम सेंस बट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। एवरी स्टूडेंट रिमेंबर दैट नो पेन नो गेन। तो नो पेन नो गेन अगर इसको अलग निकाल लेते हो, इसको आप अलग निकाल लो तो इसका भी अर्थ होता है नो पेन नो गेन, मतलब तब बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलती है। बिना मेहनत की सफलता, सेंटेंस हो जाएगा कि एवरी स्टूडेंट रिमेंबर दैट नो पेन नो गेन। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि नो पेन नो गेन, बिना मेहनत की सफलता नहीं मिलेगी। तो जो इतने बड़े सेंटेंस का एक छोटा सा हिस्सा यही था, यही है फ्रेज। इसके बाद अ मैन ऑफ वर्ड। अ मैन ऑफ वर्ड मतलब होता है बातों का पक्का इंसान। तो मोहन इज अ मैन ऑफ वर्ड। मोहन अपनी बातों का पक्का इंसान है, अपनी बातों का पक्का इंसान है। तो अगर इस सेंटेंस का हम ये वाला छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं तो ये भी अपने आप में अर्थ दे रहा है, लेकिन इसमें मोहन ये सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं आया है। एवरी स्टूडेंट रिमेंबर दैट नो पेन। सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए। किसको ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की। किसकी बात हो रही है? विद्यार्थियों की। नो पेन नो गेन, देखो इसमें स्टूडेंट, इस पार्ट में सब्जेक्ट नहीं आया, इस पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है, इस पार्ट में सब्जेक्ट नहीं है। तो ध्यान रखना कि फ्रेज समझ में आ गया। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स सम सेंस बट डज नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब टुगेदर। साथ नहीं रखता है। ये वाक्य का छोटा सा हिस्सा होता है जो कुछ ना कुछ अर्थ देता है, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं कह सकते। अगर कंप्लीट अर्थ हुआ तो फिर बन जाएगा सेंटेंस। छोटा सा हिस्सा जो आपको समझाने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन पूरी पूरी बातें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। ठीक है, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने बोल दिया, कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन माइट इज राइट मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी
मतलब जिसके पास पावर है वही सबको सब शक्तिमान है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। बस फ्रेज को मैंने समझाया कि फ्रेज क्या है। कुछ एग्जाम्पल मतलब कि कुछ वाक्य का एक टुकड़ा होता है जिसका कुछ ना कुछ अपने आप में निश्चित अर्थ रखता हो, लेकिन वो उसके साथ सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आते हो, अकेले में भी उसका अर्थ क्लियर होता हो, उसे ही क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा, लिख डालिएगा और वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सेंटेंस ऐसे बड़ा होता, उसी का कुछ हिस्सा आप निकाल लीजिए और उस हिस्से का कुछ अर्थ निकल रहा हो लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, उसे ही कहते हैं फ्रेज। ठीक है, आपके बुक की ग्रामर बुक में ईडियम एंड फ्रेज यानी मुहावरे, कहावतें। तो कहावतें अपने आप में पूरी कंप्लीट अर्थ नहीं देती हैं, जब उनका किसी अच्छा अर्थ होता है, उनका मतलब होता है, लेकिन उनके मतलब तब बढ़िया स्पष्ट कब होता है? जब किसी वाक्य के साथ उसको मिलाया जाता है। ठीक है, जिस करे अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, मतलब जहां मूर्ख व्यक्ति हो, मूर्ख व्यक्तियों के बीच में जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है वो भी उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। काना राजा, अंधों में सब अंधे नहीं, किसी को दिखा तो उसमें एक आंख का काना भी तो उसकी बड़ी इज्जत होती है, भाई यही राजा हुआ क्योंकि इसको दिखता है। तो कह सकते हो, कोई एग्जाम्पल दे सकते, अंधों में काना राजा, मतलब कहीं भाई ये ऐसी बात, कहीं आपने गया, कहीं आप गए, आपने बोला अंधों में काना राजा, तो इंसान बोले अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, किसको बोल रहे हो? क्या कुछ नहीं बोल रहे हो। जैसे आप क्लास पढ़ा रहे थे, देखा सारे व्यक्ति कितने भी क्वेश्चन करो किसी को कुछ नहीं पता, किसी कुछ नहीं पता। आपने 15 क्वेश्चन किए, किसी कुछ बोल ही नहीं पाया। आपने पूछा इंग्लिश अल्फाबेट में एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं? एक लड़का हुआ, सर मुझे पता है, कहीं कितना, कहीं 26, कहीं, अरे वाह, चलिए कम से कम कुछ व्यक्ति को कुछ ऐसा है जिसको कुछ तो आता, बाकी सारी क्लास सन्नाटा है एकदम। तो अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, यही अंधों में क्या है? काना राजा। इन क्लास में यही एक व्यक्ति है जिसको थोड़ा बहुत कुछ आता है। ठीक है, आई होप आपको फ्रेज समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं उसको फिर से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।